इसके दरमियान ये जो दरमियान स्पेस, यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी एक तरह से एज अ बैरियर आएगी, जो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को एक तरह से डैमेज करेगी या किल करेगी, ताकि इस टिश्यू को डैमेज ना हो। अब वो जो इम्यूनिटी के बैरियर होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो हर बंदे को यही आइडिया होता है कि यार हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, वो इम्यूनिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी और टी सेल आते हैं। मोस्टली जो लोगों से आंसर सुना जाता है कि इम्यूनिटी के अंदर क्या आता है आपके पास, स्पेशली बी और टी सेल आते हैं। लेकिन यहाँ पे आज से आप लोगों ने क्लियर चीज याद रखनी है कि इम्यूनिटी के अंदर स्पेशली, अगर मैं बात करूं, ये जो आपकी स्किन है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर द फर्स्ट बैरियर। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट बैरियर कौन सा है आपकी स्किन और सॉरी आपकी बॉडी और अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है उसके दरमियान, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, आपके पास स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आएंगी। फिर उसके बाद लेट्स सपोज इस बैक्टीरिया ने आपकी स्किन को भी डैमेज कर दिया, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बैरियर आएगा जिसको ये आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को फेस करना है? तो वो आपके पास आएगा इनएट इम्यूनिटी। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इनएट इम्यूनिटी आपके पास सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आपकी ये जो नेचुरल फर्स्ट लाइन डिफेंस है ये आएगा। फिर उसके बाद लेट्स सपोज इस बैक्टीरिया ने इस इनेट इम्यूनिटी को भी चीट कर दिया है, इसको भी क्रॉस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या जिसको आप लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हो। इनएट इम्यूनिटी का दूसरा नाम है नेचुरल, अडेप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल। तो इनएट के बाद कौन सी आती है आपके पास, अडेप्टिव आती है। तो ये तीन एक बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करके बैक्टीरिया ने जाना है और जाके क्या करानी है, इन्फेक्शन करानी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ कि इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके पास इनेट इम्यूनिटी के अंदर सेल्स कौन से आते हैं और अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर सेल्स कौन से आएंगे। लेट्स सपोज अगर ये बैक्टीरिया है, इसने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, फिर इनेट इम्यूनिटी में कौन से सेल्स हैं आपकी इम्यूनिटी एज अ डिफेंस काम करेंगे, एज अ बैरियर काम करेंगे। तो उसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है, सबसे पहले आपके पास आएंगे न्यूट्रोफिल। ये अपनी चीज याद रखनी है। तो न्यूट्रोफिल के बाद क्या आएगा आपके पास, मैक्रोफेजिस आएंगे। मैक्रोफेजिस के बाद आपके पास क्या आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे। मोनोसाइट्स के बाद क्या आएंगे, डेंड्रिटिक सेल। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। डेंड्रिटिक सेल के बाद क्या आएगा, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल के बाद क्या आएगा, आपका कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं। फिर इसी तरह आपकी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो भी एज अ बैरियर काम करते हैं, तो एपिथेलियल सेल्स आएंगे। फिर इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे मैं एंजाइम्स को भी मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द सेल्स दैट आर इंक्लूडेड या डेट आर पार्टिसिपेटिंग इन इनेट इम्यूनिटी, आप लोगों को ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। कौन कौन सी हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे, मैक्रोफेजीज आएंगे, डेंड्रिटिक सेल्स आएंगे, नेचुरल किलर सेल्स आएंगे, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, उसके बाद एपिथेलियल सेल्स और डिफरेंट एंजाइम। ये सारे के सारे आपकी इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, आपकी बुक में एक टर्म लिखी होगी, जर्म लाइन। जर्म लाइन का मतलब ये होता है कि वो इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ हो, मतलब ये कि वो आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर बाय बर्थ है। तो वो इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ दी जाती है, उसको हम लोग जर्म लाइन जो है ना वो बोलते होते हैं, जर्म लाइन इनकोडेड। आपकी बुक में टर्म लिखी होगी जर्म लाइन इनकोडेड। उसका मतलब ये होगा कि ये जो इम्यूनिटी है इनेट, ये आपको बाय बर्थ दी गई है। ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये बेसिकली आपके पास फास्ट तरह की इम्यूनिटी है। मतलब ये कि जैसे ही बैक्टीरिया स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, फौरन से ये इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी, इनेट इम्यूनिटी आपकी वर्क करने लग जाएगी। फिर उसके बाद ये पॉइंट याद रखने हैं कि ये जो आपके पास इनेट इम्यूनिटी है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज
कोई बैक्टीरिया आया है, कोई वायरस आया है, कोई पैरासाइट आया है, कोई भी किस्म का बाहर से पार्टिकल आया जो फॉरेन है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, जो सेल, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं न्यूट्रोफिल की और मैं बात करूं मैक्रोफेज की, तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों इसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। फिर न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस दोनों वायरस को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यार अगर बैक्टीरिया है तो सिर्फ और सिर्फ उसको मैक्रोफेज मारेगा, अगर वायरस है तो उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल मारेगा। ऐसा नहीं है। जब आपकी बॉडी के अंदर इस तरह का कोई खास प्लान नहीं होता कि एक चीज के लिए एक सेल फिक्स है, उसको हम लोग बोलते होते हैं नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर सेम सेल डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स या एंटीजेंस के साथ फाइट करेगा। अगर एक पार्टिकल के साथ या एक एंटीजन के साथ एक बैक्टीरिया फाइट करे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। लेकिन इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपका जो रिस्पॉन्स होगा इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये प्लीज आपने याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये रैपिड होती है, आपको विद इन मिनट्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनेट इम्यूनिटी है ना, इसके अंदर मेमोरी नहीं होती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ मेमोरी का मतलब क्या है। लेट्स सपोज मुझे एक इन्फेक्शन हुई है, और लेट्स सपोज वो इन्फेक्शन है ड्यू टू बैक्टीरिया। अब जब मेरी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, कंप्लीमेंट, जो इस इम्यूनिटी के कंपोनेंट है, जब वो फाइट करेंगे तो वो बॉडी के अंदर किसी किस्म का जो है ना वो एक मेमोरी नहीं रखेंगे कि यार इसको पहले इस किस्म की इन्फेक्शन हुई है या नहीं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर किसी किस्म की मेमोरी नहीं होती। मतलब इसमें यह है कि आपकी बॉडी को नहीं पता पहले किसकी इन्फेक्शन थी और अब किसकी है। ये आप लोगों ने पॉइंट 3 याद रखे हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। अब अगर मैं इस इनेट इम्यूनिटी को कंपेयर करूं अडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ, तो क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले कंपोनेंट क्या आते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में कंपोनेंट कौन से हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो आपके पास इनेट इम्यूनिटी है इसके अंदर हमने पढ़ा ये वाले कंपोनेंट आते हैं। लेकिन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है जिसको हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोले, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। स्पेशली आपके जो टी सेल्स हैं वो आएंगे, आपके जो बी सेल्स हैं वो आएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। और स्पेशली जो आपकी एंटीबॉडीज हैं। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के ये 3 कंपोनेंट्स हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है उसके ये सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर उसके बाद ये चीज याद रखनी है कि ये जो आपके पास अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये आपको आफ्टर बर्थ आती है। ये बिफोर बर्थ मतलब ये समझ लो कि ये जब जब भी किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन होगी ना, तब ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर बी और टी सेल पार्टिसिपेट करें। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ना, ये बहुत स्पेसिफिक होती है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, आपके न्यूट्रोफिल फाइट करेंगे। अगर लेट्स सपोज मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट मेरी बॉडी में लिम्फोसाइट फाइट करेंगे। तो मतलब एक स्पेसिफिक है कि यार ये इन्फेक्शन होगी तो ये फाइट करेगा। अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ये स्पेसिफिक एक प्लान होता है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये लेट आप कह लो कि एक्टिवेट होती है इनेट इम्यूनिटी से। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है इसमें आपकी बॉडी में मेमोरी बन जाती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे आज एक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई है, तो अगर मेरी बॉडी के अंदर ये अडेप्टिव इम्यूनिटी काम करेगी, तो इस इम्यूनिटी के अंदर जो बी सेल्स होंगे, जो मेमोरी सेल्स होंगे, इनको पता लग जाएगा कि हाँ यार मुझे पहले इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुई हुई है, या मुझे पहले इस वायरस से इन्फेक्शन हुई हुई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज आती हैं। तो एंटीबॉडीज आपके लिए एज अ मेमोरी काम करती हैं। उनको पता होता है कि हाँ यार इसको पहले इस चीज से इन्फेक्शन हुई थी। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखें। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बेसिक चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि स्पेशली ये जो आपके पास इम्यूनिटी है अडेप्टिव होगी या इनेट इम्यूनिटी होगी, इसके अंदर आपकी बॉडी में एंटीजन की कैसे प्रेजेंटेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कंसेप्ट है। अब सबसे पहले एंटीजन क्या होता है। एंटीजन प्रोटीन होती है जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, किसी फॉरेन चीज के अंदर प्रेजेंट होती है।
और ये वो प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। ये जो आप लोगों को बैक्टीरिया के बाद इम्यून रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन के बाद, तो वो एंटीजन कराते होते हैं, उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीजन होते हैं। तो देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है, लेट्स सपोज, मैं जस्ट समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है और यहाँ पे मेरे पास एक बैक्टीरिया आया है। अब देखो, एक साइड पे इनेट इम्यूनिटी है और एक साइड पे ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो बैक्टीरिया है जिसको जो मेरी बॉडी के अंदर आया है, इनेट इम्यूनिटी कैसे इसको लेती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसको कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो आप लोगों ने क्या चीज याद रखनी है कि जो इनेट इम्यूनिटी होगी ना, वो डायरेक्टली इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब जैसे बैक्टीरिया आया, फौरन से इनेट इम्यूनिटी ने अटैक कर दिया। इनेट इम्यूनिटी के अटैक करने का मतलब ये कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे, लाइक मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, नेचुरल किलर सेल्स, उन्होंने फौरन इसको डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन अगर बात आई ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, मतलब अगर यहाँ पे बी सेल है या टी सेल है, वो डायरेक्टली इस बैक्टीरिया को डैमेज नहीं कर सकता। वो कब डैमेज करेगा? जब आप इस बैक्टीरिया के अंदर पड़ी हुई प्रोटीन्स को पकड़ के इन सेल्स को नहीं देते। तो अब क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, मतलब वो सेल जो एंटीजन को पकड़ के बीओटी सेल को देंगे, उनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये जो सेल्स होंगे ये इस बैक्टीरिया के एंटीजन को पकड़ेंगे और पकड़ के बीओटी सेल को दे देंगे, और जब बीओटी सेल को ये एंटीजन मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन इन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में डायरेक्टली काम चल जाएगा, अडेप्टिव में डायरेक्टली नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये आता है कि आपकी बुक के अंदर एक टर्म लिखी होती है साइटोकाइन। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी के अंदर साइटोकाइन का मतलब क्या है। तो साइटोकाइन क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो प्रोटीन्स होती हैं। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने सिग्नल देना होता है। तो दीज आर दी सिग्नलिंग प्रोटीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिग्नल वाली प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं? ये सिग्नल वाली प्रोटीन्स आपके इम्यूनिटी के सेल से आएंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे मैक्रोफेज है। अब देखो, अगर बैक्टीरिया यहाँ पे आया है तो मैक्रोफेज क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को ईट कर लेगा, खा लेगा। जब बैक्टीरिया इस मैक्रोफेज से खत्म हो जाएगा तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा? कुछ साइटोकाइंस बनाएगा, कुछ सिग्नल बनाएगा, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेगा कि भाई जाग जाओ, बॉडी के अंदर इंफेक्शन आ रही है, बैक्टीरिया आ रहा है। तो ये बैक्टीरिया फौरन से इस मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, और जब ये मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? फिर आपकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और ये जो सिग्नल बनाएगा वो फिर और इम्यूनिटी वाले सेल्स को लेके आएंगे ताकि इस बैक्टीरिया को मिल के फाइट करके डिस्ट्रॉय किया जाए। ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इट स्टार्ट्स विद साइटोकाइंस, ये आपको बताना चाहिए। अब ये साइटोकाइंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये इंशाल्लाह आगे हमारा टॉपिक आएगा। बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि बुक के अंदर जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं बनेगी कि साइटोकाइन की कितनी टाइप्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आपके पास जो इम्पोर्टेंट साइटोकाइंस आती हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उन साइटोकाइंस को पढ़ेंगे, उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जो आपके मैक्रोफेज बनाते हैं। लाइक आपके पास जो पहले आएगा मैक्रोफेजेस, मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो कौन कौन से सिग्नल्स बनाएंगे, वो कौन कौन से साइटोकाइंस बनाएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है इंटरल्यूकिन 1। तो इंटरल्यूकिन 1 क्या है? ये एक साइटोकाइन है। इसका काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर एक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करना। तो जब भी आपकी बॉडी में इंटरल्यूकिन 1 बनेगी, ये क्या करेगी? आपकी बॉडी के अंदर फीवर प्रोड्यूस करेगी। फिर उसके बाद ये आपकी बॉडी के अंदर अक्यूट इन्फ्लेमेशन कराती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि एंडोथेलियल सेल्स आपकी पूरी ब्लड वेसल्स में होते हैं।
अब इन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो है ना वो कुछ ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होंगे जो आपकी इम्यूनिटी को सेल्स को पकड़ के इस बैक्टीरिया के पास लेके आते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरे पास बैक्टीरिया है और आपके जो इम्यूनिटी के सेल हैं वो तो ब्लड के अंदर होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, तो जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे, तो मैक्रोफेज क्या बनाएंगे, इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, जाके इस ब्लड वेसल में इस एंडोथेलियल सेल के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करेगा। उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अडहेशन मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होंगे तो न्यूट्रोफिल आके इसके साथ चिपक जाएंगे। जब न्यूट्रोफिल इसके साथ चिपक जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से नीचे मूव करके इस बैक्टीरिया के पास आ जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यूट्रोफिल आके इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंटरल्यूकिन 1 क्या काम करती है। फिर उसके बाद थर्ड आप लोगों ने फंक्शन ये याद रखना है कि जो इंटरल्यूकिन 1 है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। ये आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला क्या, इट प्रोड्यूसेस फीवर एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सेकंड मैंने क्या बताया, ये आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट कराएगी, रिक्रूटमेंट, आपकी बुक में टर्म लिखी होगी रिक्रूट, इसका मतलब होता है मूवमेंट। तो ये आपके ब्लड में से न्यूट्रोफिल को पकड़ के उस बैक्टीरिया के पास लेके आएगी। और थर्ड नंबर पे क्या याद रखना है, ये ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरल्यूकिन आती है वो है इंटरल्यूकिन 6। और ये जो मैं आप लोगों को टॉपिक करा रहा हूँ ना, कोई भी बच्चा एनएलडी के लिए जा रहा है, यूएसएमएलडी के लिए जा रहा है, इन इंटरल्यूकिन में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है इम्यूनो का। तो इंटरल्यूकिन 6 सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ से होगी, मैक्रोफेजिस से। जब ये प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगी, ये जाके आपकी बॉडी के अंदर फीवर कराएगी जिस तरह इंटरल्यूकिन 1 है। फिर उसके बाद ये इंटरल्यूकिन जाएगी आपके लीवर के पास। लीवर के पास जाके ये क्या करेगी, कुछ प्रोटीन्स बनाएगी जो इन्फ्लेमेशन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। वो प्रोटीन्स जो आपकी इन्फ्लेमेशन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनको बोलते हैं अक्यूट फेज प्रोटीन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन सी वो प्रोटीन है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन होती है उनका ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा हो जाती है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक अक्यूट फेज प्रोटीन है जो आपके लिवर से प्रोड्यूस होती है। तो इंटरल्यूकिन 6 जाके इस लिवर को सिग्नल देगा कि भाई आप ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करो, ताकि पता चले कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साइटोकाइन आती है वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, अगेन ये कहाँ से बनती है, ये आपके मैक्रोफेजिस से बनेगी। जब मैक्रोफेजिस इसको बनाते हैं तो ये बन के जाके क्या करेगी, आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियल सेल होते हैं उनको एक्टिवेट करेगी। तो ये क्या करेगी, एक्टिवेट दी एंडोथेलियल सेल जो कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल के अंदर होंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद जब आपकी ब्लड वेसल के अंदर ये एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, अगेन वही मैकेनिज्म, आपके व्हाइट ब्लड सेल मूव करके बैक्टीरिया के पास जाएंगे, आपकी ब्लड वेसल लीक हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपके लंग के अंदर एक ग्रेनुलोमा बनता है। लेट्स सपोज देखो, अगर मेरे पास ये लंग्स हैं और लंग के अंदर आपका टीबी वाला बैक्टीरिया गया, ये आपका टीबी वाला बैक्टीरिया है। टीबी वाले बैक्टीरिया के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है मैक्रोफेजिस से मिलके, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। अब ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये किसने बनाई है, इंटरल्यूकिन सॉरी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ने। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप इस टीबी वाले बैक्टीरिया के आसपास ये वाल बना दोगे तो ये बैक्टीरिया कहीं स्प्रेड नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं पूरी स्प्रेड होगी। तो आप लोगों ने याद रखने, टीबी के अंदर इस ग्रेनुलोमा को जो मेंटेन रखता है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है। फिर उसके बाद बाज दफा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है उसको कैंसर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनका वेट लॉस हो जाता है, वीक हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं केकेक्सिया। तो केकेक्सिया क्या है, ये एक ऐसी कह लो टर्म है जो हम लोग उन पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं जिनका वेट लॉस हो जाता है, जो वीक हो जाते हैं ड्यूरिंग कैंसर या malignancy। तो ड्यूरिंग कैंसर जिन लोगों को ये केकेक्सिया होता है, वेट लॉस होता है, ये किस वजह से होता है, ये भी
ड्यू टू ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा होता है। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये था आपका टीएनएफ अल्फा के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इंटरल्यूकिन 8। इसका जस्ट एक फंक्शन याद रख लो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक बंदे को, लेट्स सपोज ये फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर यहाँ पे पस बनी है, इस पस में आपको न्यूट्रोफिल मिले हैं, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे जो न्यूट्रोफिल्स आते हैं वो कौन सी इंटरल्यूकिन लेके आती है, तो वो इंटरल्यूकिन 8 है। मतलब देखो ना, अगर ये मेरे पास फिंगर है तो ये जारी बात यहाँ पे मैक्रोफेजिस होंगे। मैक्रोफेजिस इस बैक्टीरिया को किल करेंगे जो कि आपके पास बना रहे हैं। तो जब बैक्टीरिया किल होगा, साथ में मैक्रोफेज क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 8 बनाएगा। ये इंटरल्यूकिन 8 किसको बुलाएगी, न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल आके फिर और फाइट करेंगे, और ज्यादा डैमेज होगा। तो आपने याद रखना है कि वो इंटरल्यूकिन जो आपका स्पेशली न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है वो इंटरल्यूकिन 8 है। और वो फैक्टर जो एक इम्यूनिटी के सेल को अपनी तरफ खींचता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर। कीमोटैक्टिक, इसको याद रख लो। जिस तरह आपके पास कोई टैक्सी वाला, ठीक है, कीमोटैक्टिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिग्नल बने जिसने इम्यूनिटी के सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो वो कहलाता है कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो वो क्या होगा, इंटरल्यूकिन 8 होगा। फिर उसके बाद आता है इंटरल्यूकिन 12। अब इंटरल्यूकिन 12 का क्या काम होता है, इसका सिंपल ये याद रखो, जो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। देखो, मैंने आपको बताया एक बंदे को टीबी की इन्फेक्शन होती है, और टीबी की वजह से, सॉरी, एक बंदे को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी होती है, और टीबी के दरमियान ये वाल बनती है। देखो, एक तो है वाल का बनना, और एक है वाल जो बन गया उसको मेंटेन रखना। जो वाल को मेंटेन रखता है वो है टीएनएफ अल्फा। फिर है इस वाल को बनाने वाला कौन है, क्योंकि मेंटेन तो बाद में होगी, पहले बनाई जाएगी। तो बनाने वाला कौन होता है, इंटरल्यूकिन 12 होता है। तो आपने याद क्या रखना है कि इंटरल्यूकिन 12 ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के अंदर या इस वाल के अंदर फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टी सेल्स होती हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक है T helper 1 और एक है T helper 2। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये टी सेल को कौन सिग्नल देगा जो T helper 1 में कन्वर्ट करेगा, आएगा इंटरल्यूकिन 12। तो इसका मतलब इंटरल्यूकिन 12 जो है वो टी सेल को डिफरेंशिएट करता है T helper 1 के अंदर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या याद रखना है कि जो इंटरल्यूकिन 12 है ये नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है। मैं हर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं इम्यूनिटी के, मैं उन सबको जो है ना वो रिपीट करूंगा, डोंट वरी। न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, हर एक का हम फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल से। जस्ट यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ वो आप लास्ट में जो है ना वो चीज याद रखें। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये आपके कैसे एक्टिवेट होंगे, इंटरल्यूकिन 12 से, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वो मैंने आप लोगों को सिग्नल्स बताए हैं, साइटोकाइंस बताए हैं जो मैक्रोफेजिस से बनते हैं। अब हम उन सिग्नल्स को पढ़ेंगे जो आपके टी सेल से बनते होते हैं। तो उसमें दो आते हैं इंपॉर्टेंट, एक है इंटरल्यूकिन 2 और एक है इंटरल्यूकिन 3। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो टी सेल्स हैं, जब वो इंटरल्यूकिन 2 बनाते हैं तो इसका क्या काम होता है। तो आपने क्या याद रखने कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके पास ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेटरी टी सेल है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, रेगुलेटरी टी सेल, और उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, मतलब ये सारी की सारी सेल्स की टाइप्स हैं। नेचुरल किलर सेल, रेगुलेटरी टी सेल, टी हेल्पर सेल, इन सब को स्टिमुलेट कौन करते हैं, इंटरल्यूकिन 2। बस ये याद रखना है। मतलब ये कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर इन सेल्स की जो प्रोलिफरेशन होती है, जो स्टिमुलेशन होती है, वो कौन कराता है, इंटरल्यूकिन 2 कराता है। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है इंटरल्यूकिन 3 को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपकी जो बोन मैरो है, बोन मैरो मीन जहाँ पे आपकी बोन्स होती हैं, बोन मैरो के अंदर आपको पता है हेमेटोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस वगैरह होती है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आपकी बोन के अंदर जो बोन मैरो के स्टेम सेल होते हैं, बोन मैरो स्टेम सेल,
वो सेल्स जिन्होंने आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के सेल्स बनाने हैं, इन सेल्स को डिफरेंशिएट या इन सेल्स की ग्रोथ कौन कराता है? तो वो आएगा इंटरल्यूकिन 3। बेसिकली ये जो इंटरल्यूकिन 3 है ना, ये आपकी बोन के अंदर एज अ ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, क्लोनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये आपकी बुक में टर्म लिखी होगी, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, क्लोनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसका काम होता है आपकी बोन मैरो से ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स को प्रोड्यूस करना, इसीलिए इसको स्पोर्टिव सेल भी स्पोर्टिव सिग्नल भी बोलते होते हैं। तो ये आप लोगों ने दो जो है ना वो याद रखने हैं, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वो सिग्नल्स जो टी हेल्पर 1 बनाते हैं। तो टी हेल्पर 1 क्या बनाएगा? सिर्फ एक चीज जो है ना वो याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास बनाएगा गैमा इंटरफेरोन। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास इंटरफेरोन गैमा आता है, आपकी बुक में उन्होंने लिखा होगा इंटरफेरोन गैमा। तो इंटरफेरोन गैमा सबसे पहले कौन बनाता है? टी हेल्पर 1। ये आप लोगों ने याद रखने। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरफेरोन गैमा है, ठीक है, ये टी हेल्पर 1 से कब बनेगा? मतलब क्या रीजन है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरफेरोन गैमा है ये टी हेल्पर सेल से कब बनेगा। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जब आपकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस, लेट्स सपोज आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई एंटीजन आया है, तो आपकी बॉडी के अंदर जब भी मैक्रोफेज उस एंटीजन को पकड़ेगा, या इंटरल्यूकिन 12, ये आप लोगों ने याद रखना है जो हमने पीछे पढ़ी है। तो इंटरल्यूकिन 12 और मैक्रोफेजिस, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? आपकी जो बॉडी के अंदर नेचुरल किलर सेल हैं और जो टी सेल्स हैं, इनको जाके एक्टिवेट करेंगे। जब ये दोनों सेल एक्टिवेट होंगे ना, तो गैमा इंटरफेरोन बनेगा। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपने क्या याद रखना है कि जो गैमा इंटरफेरोन है, इट इज सेक्रेटेड, इट इज प्रोड्यूस बाय द नेचुरल किलर एंटी सेल। कब सेक्रेट होता है? जब आपके सेल से रिस्पॉन्स आता है। कौन से सेल्स? मैक्रोफेजिस या इंटरल्यूकिन 12 से। ये आपने याद रखना है। और इसका काम फिर क्या होता है? आपके स्पेशली जो बैक्टीरिया है उसकी ईटिंग करवाना। बैक्टीरिया की आपकी बॉडी के अंदर जब ईटिंग होती है उसको फेगोसाइटोसिस बोलते होते हैं। तो फेगोसाइटोसिस के, ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने बैक्टीरिया को खाना है। ये आपने याद रखना है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि स्पेशली जो आपने टीबी के अंदर ग्रेनुलोमा पढ़ा था, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो टीबी के अंदर ग्रेनुलोमा बनता है ये मैक्रोफेज से बनता है, तो मैक्रोफेज को कौन सिग्नल देता है कि भाई ये ग्रेनुलोमा बनाओ? तो वो होता है गैमा इंटरफेरोन। तो गैमा इंटरफेरोन क्या करेगा? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, किसके लिए? ग्रेनुलोमा या वाल बनाने के लिए। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो कौन से दो साइटोकाइंस हैं जो ग्रेनुलोमा की वाल बनाते हैं, एक इंटरल्यूकिन 12 है और दूसरा गैमा इंटरफेरोन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा साइटोकाइन है जो इस वाल को मेंटेन करेगा, वो आता है टीएनएफ अल्फा। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वो साइटोकाइंस आते हैं जो टी हेल्पर 2 बनाते हैं। तो अब हम उन सिग्नल्स को पढ़ते हैं, ये लास्ट आपका है, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो टी हेल्पर 2 कौन कौन से सिग्नल बनाएगा? चार आप लोगों ने याद रखने हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, और उसके बाद इंटरल्यूकिन 10, और उसके बाद इंटरल्यूकिन 13। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेशली इंटरल्यूकिन 4 को, कि इंटरल्यूकिन 4 का काम क्या है। देखो पीछे मैंने आपको ये बताया कि ये टी सेल है, लेट्स सपोज इस टी सेल से टी हेल्पर 1 भी बनता है, टी हेल्पर 2 भी बनता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपकी बॉडी के अंदर जो टी सेल्स हैं इनको टी हेल्पर 2 में कौन कन्वर्ट करेगा, आप लोगों ने इंटरल्यूकिन 4 को पिक करना है। प्लीज ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपकी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स का काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना। तो आपकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी आईजीई है या आईजीजी है, ये कैसे बनती है? ड्यू टू दिस इंटरल्यूकिन 4। ये आप लोगों ने याद रखना है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखने कि ये एंटीबॉडी को स्विच करता है, एक एंटीबॉडी से दूसरी एंटीबॉडी बनाता है, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, कि आपने एक क्लास से दूसरी क्लास बनाई है। उसके बाद है इंटरल्यूकिन 5। अब इंटरल्यूकिन 5 का सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना है, आपकी बॉडी के अंदर ये जो आईजीई या आईजीजी है, इसने अगर कन्वर्ट होना है आईजीए के अंदर, तो वो कौन कराएगा? इंटरल्यूकिन 5। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर किसी को सिर्फ इतना याद रखना है तो वो प्लीज ये याद रख ले। अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा याद रखना चाहते हैं तो वो ये याद रख लो कि ये जो इंटरल्यूकिन 5 है, ये आपके बॉडी के अंदर जो ईओसिनोफिल सेल होते हैं, इम्यूनिटी के सेल, इनको भी ग्रोथ करवाएगा, इनको भी डिफरेंशिएट करवाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है इंटरल्यूकिन 10। अब ये इंटरल्यूकिन 10 क्या है? सबसे पहले ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कैसे कम होती है, वो ड्यू टू दिस इंटरल्यूकिन 10 होती है। आपकी बॉडी के अंदर जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, जब न्यूट्रोफिल आते हैं, टी हेल्पर 1 सेल आते हैं, टी हेल्पर 2 सेल आते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब इंटरल्यूकिन 10 आता है ना, ये इन सब को सप्रेस कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ये आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा उसको खत्म कर देगा। ये मैक्रोफेज को, डेंड्रिटिक सेल को, टी सेल को क्या करेगा? खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे खत्म करेगा? ये आप लोगों ने याद रखना है। आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने वाले सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रेगुलेटरी टी सेल। ये वो सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कराते हैं। तो इंटरल्यूकिन 10 क्या करेगा? इस रेगुलेटरी टी सेल से बनेगा और बन के इन सबको इनहिबिट कर देगा। ये आप लोगों ने जस्ट इतना जो है ना वो याद रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सा साइटोकाइन है जो इन्फ्लेमेशन को, जो इम्यून रिस्पॉन्स को खत्म करता है, आपकी बुक में टर्म लिखी होगी इटेनुएट, इसका मतलब होता है सप्रेस करना, खत्म करना। तो वो इंटरल्यूकिन 10 आते हैं। और सेकंड नंबर पे क्या आएगा? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये प्लीज दो आप लोगों ने याद रखनी है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10। उसके बाद लास्ट इंटरल्यूकिन रह गया जो आती है इंटरल्यूकिन 13। अब इंटरल्यूकिन 13 क्या करती है? ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होते हैं उनसे आईजीई को प्रोड्यूस करती है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आईजीई बनती है, इट इज ड्यू टू इंटरल्यूकिन 12। ये आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ ये मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करती है। ये दो फंक्शन इसके याद रखने हैं। तो ये जितने भी आप लोगों ने साइटोकाइंस पढ़े हैं, देखो मैंने आप लोगों को तरतीब से पढ़ाए हैं। पहले वो जो मैक्रोफेजी से बनते हैं, फिर वो जो टी सेल से बनते हैं, फिर वो जो आपके पास टी हेल्पर 1 से बनते हैं, फिर वो जो टी हेल्पर 2 से बनते हैं। आप लोगों ने सेम इसी सीक्वेंस के साथ जो है ना वो याद करना है और अपनी बुक से भी रीड कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यूनिटी के सेल हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिस, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस, हर सेल को डिटेल से पढ़ेंगे। ये टॉपिक तो वैसे हेमाटोलॉजी के अंदर आएगा, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजी है तो इसके अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि आगे जाके आप लोगों के लिए आसानी हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये आप लोगों की जो फर्स्ट एड है, जो न्यू एडिशन है, उसके पेज 106 के ऊपर होगा। जो मैंने पीछे आपको इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी का टॉपिक रहा है, वो आप लोगों का स्टार्ट में जो है ना वो होगा। लेकिन अभी इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जस्ट हम उस इम्यूनिटी के अंदर आने वाले सेल्स के कल पढ़ेंगे नाम और वो कैसे काम करते हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये एक तरह से दो पार्ट के अंदर आता है, एक आपके सिग्नल्स और दूसरा सेल्स। तो सिग्नल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। कल हम इंशाल्लाह सारे सेल्स को पढ़ेंगे और कैसे उसमें से क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इंशाल्लाह फिर आगे कल डिस्कस करते हैं। मुसव्वर, अगर सॉरी फाइका, आप इसको जो है ना वो अपलोड कर देना। बाकी फिर जो है ना वो कल डिस्कस करते हैं। यार आप में से कोई एक क्वेश्चन था एक बच्चे का, तो अब पता नहीं वो क्वेश्चन क्या था, उसको मैंने बोला था क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट है तो प्लीज मेंशन कर दे। मैंने किसको बोला था कि मैं क्लास के अंदर वो एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिर इंशाल्लाह यार कल डिस्कस करते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर आगे कल देखते हैं। अल्लाह हाफिज।
अहमद प्रोलिफरेशन का क्या पूछा था आपने? चलो आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ सारा।